नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त का ऑडियो सामने आने के बाद संजय जैन गिरफ्तार। एसओजी हरियाणा के मानेसर होटल में आरोपी विधायकों से भी करेगी पूछताछ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जांच के दायरे में। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर राजस्थान बीजेपी का जवाब। कांग्रेस पर मनहानि का केस करने की दी धमकी। ऑडियो टेप की जांच कराने की कही बात। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। ट्वीट पर वीडियो संदेश जारी करके कहा, 2014 से सरकार के लगातार गलत फैसलों ने देश को किया कमजोर। खाली शब्दों से नहीं होती राजनीति। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेताओं की निर्वाचन आयोग को चिट्ठी। चुनाव आयोग से अपील, चुनाव के दौरान सभी को दें बराबरी का मौका। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के दौरे पर। एलएसी पर जवानों से की मुलाकात। कहा, जवानों का बलिदान नहीं जाएगा व्यर्थ। शांति के लिए चीन से चल रही है बातचीत। तो राजस्थान में चल रही सियासी गहमागहमी के बीच अशोक गहलोत सरकार गिराने को लेकर सामने आए ऑडियो सीडी के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जयपुर के होटल व्यवसायी संजय जैन को गिरफ्तार किया है। दरअसल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। कांग्रेस नेता महेश जोशी की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। इस एफआईआर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा और संजय जैन का नाम शामिल है। एसओजी ने दिन भर संजय जैन से पूछताछ की और उसके बाद संजय जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं दूसरी ओर एसओजी की टीम दूसरे आरोपी विधायकों पर भी शिकंजा कस रही है। इस सिलसिले में राजस्थान एसओजी की टीम बागी विधायकों से पूछताछ करने के लिए मानेसर के एक होटल पहुंची, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें होटल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। दरअसल राजस्थान एसओजी के आने की खबर मिलते ही हरियाणा पुलिस ने होटल के बाहर पहरा बिठा दिया। हरियाणा पुलिस के साथ करीब 1 घंटे की बातचीत के बाद राजस्थान एसओजी की टीम को होटल में जाने की इजाजत दे दी गई। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट में स्पीकर के नोटिस को लेकर दायर कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर आज सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में सोमवार यानी 20 जुलाई को सुबह 10 बजे दोबारा सुनवाई होगी। बागी विधायकों की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि पायलट गुट ने दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है और ऐसे में स्पीकर को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। वहीं स्पीकर की ओर से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए, जिसमें उन्होंने याचिका को तत्काल खारिज करने की अपील की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 20 जुलाई सुबह 10 बजे तक मामले पर सुनवाई टाल दी है। वहीं सुनवाई के दौरान हरीश साल्वे ने कहा कि इस मामले में 10वीं अनुसूची का उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने स्पीकर को कोर्ट में बुलाने की मांग की है। सुनवाई को टाला इसलिए कि जो कोर्ट का एक समय होता है, 4:30 बजे तक कोर्ट बैठती है, उस समय तक आर्गुमेंट पूरे कंक्लूड नहीं हुआ, इसलिए कोर्ट की सुनवाई को टाला गया। कल और परसों छुट्टी है, इसलिए सोमवार को सबसे पहले 10 बजे सुनवाई वापस से चालू की जाएगी। और वहीं राजस्थान में चल रही सियासी खींचातान के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर एक बार फिर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में बीजेपी खरीद फरोख्त के जरिए गहलोत सरकार को गिराना चाहती है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल हैं। सुरजेवाला ने गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी की मांग की है। केंद्र सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स एसओजी द्वारा एफआईआर दर्ज की जाए, पूरी जांच हो और अगर पद का दुरुपयोग कर जांच प्रभावित करने का अंदेशा हो, जैसा प्रथम दृष्टि से प्रतीत होता है, तो वारंट लेकर श्री गजेंद्र शेखावत की फौरन गिरफ्तारी की जाए। और वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों से इनकार किया है। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि आपसी लड़ाई में उलझी कांग्रेस बीजेपी और उसके केंद्रीय नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उन्हें बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत की कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री निवास से नकली ऑडियो जारी करके नेताओं का चरित्र हनन किया जा रहा है। सतीश पूनिया ने कहा कि टेप कहां से आए हैं, क्या उनकी जांच हुई। पूनिया ने आरोप लगाया कि टेप सीएम गहलोत निवास से जारी हुए। ऑडियो टेप का जिक्र किया। हास्यास्पद बात यह कि अपनी पार्टी के तो लोगों का किया ही, लेकिन उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी का जिक्र, उसी संदर्भ में उन्होंने किसी संजय जैन का जिक्र किया, तो इस तरीके से बयान कर रहे थे जैसे एसओजी के डीजी हों। और वहीं स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम ऑन रिकॉर्ड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर से जब पूछा गया कि सवाल उठ रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की जीत के पीछे जिस सचिन पायलट का हाथ था, आज उन्हीं को पार्टी राजस्थान की बागडोर नहीं सौंपना चाहती। और इस पर क्या कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने, आपको सुनाते हैं। 2018 में राजस्थान के असेंबली इलेक्शंस हुए थे, उस समय पार्टी को किस तरह से ग्रास रूट से खड़ा करने का काम भी सचिन पायलट ने किया था। और जब पार्टी जीत कर आई तो चीफ मिनिस्टर बनाया गया अशोक गहलोत को, और उस समय से ही और बल्कि उसके पहले से भी ये जो खबरें आ रही थी कि दो वॉरिंग फैक्शंस हैं। लेकिन जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, जहां तक सोनिया गांधी का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों ने कभी भी कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की हो कि ये जो फैक्शनलिज्म है पार्टी में उसको हम दूर कर सके। उन्होंने कहा कि ठीक है, गहलोत जी को हम चीफ मिनिस्टर बना देंगे और बाद में उनको देखा जाएगा। तो ये जो बाद में देखा जाएगा ये वाली जो ये सिचुएशन है, कांग्रेस ऑलवेज अलाउज टू फेस्टर दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, इसे एड्रेस नहीं कर पाती है केंद्रीय लीडरशिप। आपका क्या सोचना है इस पर? देखिए, यदि सचिन का लक्ष्य ये था कि मैं पार्टी को जितवाऊंगा और इसके लिए मुझे ये प्राइज दिया जाए कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तब उन तभी कहना था कि मैं पार्टी को जिताऊंगा नहीं यदि आपने माना नहीं मेरे शर्त कि मुझे मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने अपना फर्ज किया और कुछ नहीं। उनको बनाया गया था प्रेसिडेंट इसलिए कि वो पार्टी को बढ़ाए। जबकि चुनाव हो गए थे तो आज के आंकड़ों के अनुसार पर हमारे सचिन पायलट के पास कोई 10-15 सीट थे, उनके समर्थक मात्र इतने ही थे और बाकी सब कोई 85, वो तो अशोक गहलोत के पास रहे। अब इन्होंने कुछ काम किया है 2-3 साल और कमाल का काम, लेकिन अशोक गहलोत तो पिछले 50 साल से कर रहे हैं, कभी होती कभी हार, लेकिन वो लगे रहे हैं 50 साल से। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में चुनाव आयोग से अपील की गई है कि वो चुनाव के दौरान सभी को बराबरी का मौका दें। चिट्ठी में कहा गया है कि चुनाव आयोग से लोगों को आस है कि वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। चुनाव आयोग को लिखी गई चिट्ठी में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, आरएलएसपी और लोकतांत्रिक जनता दल के नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं। पहली मांग हमारी ये है कि एक पोलिंग स्टेशन में आप 1000 वोटर की बात करते हो, अगर 1000 लोग एक बूथ पे वोट करने जाएंगे तो पूरी संभावना है कि कोरोना बढ़ेगा, लोगों के ऊपर जोखिम आ जाएगा। इसलिए मांग करते हैं कि इसको 4 में डिवाइड कर दीजिए। एक पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 250 वोटर रखिए ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके। एक पार्टी है जो 72,000 एलईडी लगा सकती है, लेकिन हमारा तो एकमात्र संपर्क लोगों से पारंपरिक तरीके से हुआ करता था। अगर महामारी का संकट नहीं है तो पारंपरिक तरीके से चुनाव हो, और अगर संकट है तो उस संकट के मद्देनजर तमाम वो सुविधाएं बहाल की जाए जो कॉमरेड येचुरी ने भी कहा। 4 पोलिंग स्टेशन, 250 लोग एक पोलिंग स्टेशन पर ना हो, मास्क सैनिटाइजर उपलब्ध हो, और ये तय किया जाए कि हर को जो भागीदारी है वो निर्बाध हो, भागीदारी में कहीं किसी का बैरियर नहीं हो, नहीं तो लोकतंत्र संकुचित होता है, दायरा सीमित होता है और ये रिवाज बन के ना रह जाए, यही हमारी कोशिश है। हर पोलिंग बूथ में चुनाव आयोग ने कहा 1000 से ज़्यादा वोटर नहीं होंगे। हम कह रहे हैं कि हर पोलिंग बूथ में 4 पोलिंग स्टेशन बनाइए, हर पोलिंग स्टेशन के अंदर 250 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप ये डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो, और ये व्यवस्था करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग का है। और दूसरी बात, हमारी मुख्य बात कि सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी जो कैंडिडेट, उन सबको लेवल प्लेइंग फील्ड का इंतज़ाम करिए आप। ऐसा ना हो कि जिन पार्टियों के पास साधन ज़्यादा है वो अपना प्रचार चला ले और हमारे लिए, बाकी लोगों के लिए कोई सुविधा ना हो।
चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड भोपाल। Call 91650 25500। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और साल 2005 और 6 से लेकर 2015-16 तक भारत में गरीबों की संख्या में कमी आई है। और इस बात का खुलासा यूएनडीपी की रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें कहा गया है कि भारत में साल 2005-6 से लेकर साल 2015-16 के दौरान 27.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा के दायरे से निकलकर बाहर आए हैं, जो किसी भी देश में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक कमी है। आपको बता दें कि साल 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। यानी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में जिन 10 सालों में गरीबों की संख्या में सार्वजनिक कमी आने की बात कही है, उन 10 सालों में से 9 साल तक केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास ने बहुआयामी गरीबी इंडेक्स जारी किया है, जिसमें गरीब लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले विभिन्न अभावों जैसे कि खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, जीवन स्तर में अपर्याप्तता, काम की खराब गुणवत्ता, वहीं हिंसा का खतरा और ऐसे क्षेत्रों में रहना जो पर्यावरण के लिए खतरनाक हैं जैसे मापदंडों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, आर्मेनिया, निकारागुआ और उत्तर मैसेडोनिया ने अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI को आधा कर दिया है। हालांकि ये भी आशंका व्यक्त की गई है कि गरीबी के मोर्चे पर हुई प्रगति पर कोरोना वायरस महामारी का प्रतिकूल असर पड़ सकता है। और वहीं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लेकर केंद्र की मौजूदा NDA सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि UPA 1 और UPA 2 की भारत की आर्थिक वृद्धि का स्वर्णिम काल था। साथ ही कहा कि UPA के रिकॉर्ड का मजाक उड़ाने वालों को पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्री उनकी अज्ञानता और अयोग्यता पर हंस रहे हैं। चिदम्बरम ने एक ट्वीट कर कहा कि ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अध्ययन में पाया गया है कि 2005 से 2015 के दौरान 27 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया था। ये UPA 1 और UPA 2 की अवधि थी, जो भारत की आर्थिक वृद्धि का स्वर्णिम काल था। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मौजूदा NDA सरकार पर हमला बोलते हुए आगे लिखा कि 2015 के बाद से NDA सरकार ने क्या किया है। केवल 9 लगातार तिमाहियों के लिए आर्थिक विकास में गिरावट और 2020-21 से में आसन्न मंदी का कारण बना। वहीं UPA के रिकॉर्ड का मजाक उड़ाने वालों को पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्री उनकी अज्ञानता और अयोग्यता पर हंस रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर PM मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब से NDA की सरकार बनी है, तब से PM मोदी के लगातार गलत और अविवेकपूर्ण फैसलों ने भारत को मौलिक रूप से कमजोर किया है और हमें कमजोर बना दिया है। साथ ही कहा कि खाली शब्द भू राजनीति की दुनिया में पर्याप्त नहीं होते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते ट्वीट कर मीडिया के एक बड़े तबके पर सवाल उठाते हुए कहा था कि भारतीय न्यूज मीडिया के एक बड़े तबके पर फासिस्ट समर्थकों का कब्जा हो गया है, जहां नफरत और फर्जी खबरें दिखाई जाती हैं। ऐसे में उन्होंने समय सामयिकी पर विश्लेषण के साथ सच दिखाने वाला वीडियो जारी करने की बात कही थी, और ऐसे में ये वीडियो उसी कड़ी का एक हिस्सा है। Earlier, Nepal was a friend, Bhutan was a friend, Sri Lanka was a friend. Our neighborhood, other than Pakistan, was working with India and saw itself as being partnered with India. Today, Nepal is angry with us. If you go to Nepal and you speak to the Nepali people, they are furious with what has happened.
Sri Lankans have given a port to the Chinese. Maldives is disturbed. Bhutan is disturbed. So we have disrupted our foreign partners, we've disrupted our neighborhood. Now let's come to the economy. Our pride, something that India used to go to the rest of the world and talk about, boast about. Worst economic growth, 50 years, no end in sight, absolute disaster, unemployment highest in 40-50 years. So our strengths have suddenly become our weaknesses. We told the government that, look, please realize that we are becoming vulnerable. All these things are connected. They're not separate. When you look at a nation, you have to look at all these factors and you have to act, take into account all these factors. What is it about India's situation that has made China act in such an aggressive way? What is it about this moment in time that has allowed the Chinese to have the confidence that they can move against a country like India? And to understand that, you have to go into multiple spaces. Countries are protected not by one particular thing, but by a confluence of forces, by a confluence of systems. Okay? So a country is protected by its foreign relationships, it is protected by its neighborhood, it is protected by its economy, it is protected by the feeling that its people have, the vision that its people have. And what has happened over the last 6 years, that on all those areas, India has been disturbed and disrupted. बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र स्थगित हो गया है। सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से सत्र को स्थगित करने का फैसला लिया गया और बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, साथ ही सज्जन सिंह वर्मा समेत कई नेता शामिल हुए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र स्थगित करने का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यदि इस तरह का रवैया मार्च में अपनाती तो शायद हालात ऐसे नहीं होते, लेकिन बीजेपी का चालक चरित्र चेहरा सबके सामने है। ये तो पहले से मैं जानता था। ये जो बोली की राजनीति है, इसमें संविधान का, इसमें अगर कोई किसी को चिंता नहीं है, संविधान की चिंता नहीं है, सिद्धांतों की चिंता नहीं है, और वो पार्टी जो कहती रही कि हम नैतिक और स्वच्छ राजनीति करते हैं, आज सबसे घटिया, सबसे सौदेबाजी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है पूरे देश में। मध्य प्रदेश आपराधिक प्रदेश बन रहा है, आपराधिक देश की आपराधिक राजधानी बन रही है। ये आज आम जनता, मध्य प्रदेश की जनता गवाह, हमारे सबसे कमज़ोर वर्ग पर जिस प्रकार का हमला रोज़ होता जा रहा है, बहुत सारी बातें तो उजागर नहीं हो रही। बड़ी दुख की बात है। ये सरकार जो है, जो सौदे से बनी है, जो सरकार बोली से बनी है, इनसे प्रदेश संभल नहीं रहा है। ये इस्तीफा दें, घर बैठे, और प्रदेश को बचाने का हम सब प्रयास करेंगे। और वहीं मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें रेत माफिया कुछ पुलिस वालों और एएसआई को पीटते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में रेत माफिया पुलिस को ये धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जब वो पुलिस को हफ्ता भेजते हैं तो फिर उन्हें परेशान क्यों किया जा रहा है। इसके साथ ही रेत माफिया धमकी दे रहे हैं कि उन्हें थाने जाने से डर नहीं लगता, इसीलिए पुलिस उन्हें डराने की कोशिश ना करे। इस वायरल वीडियो ने वाकई मध्य प्रदेश पुलिस की ईमानदारी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश के रेत माफियाओं पर कानून का कोई जोर नहीं है। मारपीट के बाद रेत माफिया अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़ाकर भी ले गए। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की तरफ से संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर लगातार सवाल खड़े किए गए, लेकिन अब कांग्रेस के कार्यकाल में ही संसदीय सचिवों की नियुक्ति हो गई है। इसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के भीतर असंतोष पैदा हो रहा है, इसीलिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर दी गई है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के सभी आरोप निराधार हैं। कि अब राजा महाराजा कांग्रेस छोड़कर और विरोध में खड़े हो रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में भी लगभग वैसी ही स्थिति है, और उसके कारण जल्दबाजी में, हड़बड़ी में
12 मंत्री हैं, 15 संसदीय सचिव बनाए गए, निगम मंडल आयोगों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसका अगर मूल कारण है तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और एक राजा छत्तीसगढ़ में भी महाराजा को मनाने के लिए आए थे, अपने पुराने सहयोगियों को मनाने के लिए आए थे। दिग्विजय सिंह जी का दौरा अपने आप में इस बात को दिखाई देता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी में घबराहट है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया, सत्ता से धकेल दिया है। उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ताधीश थे, जो मठाधीश नेता थे, उन सबकी मानसिक दशा ठीक परिलक्षित नहीं होती है। छत्तीसगढ़ के किसानों का मसला हो, छत्तीसगढ़ के युवाओं का मामला हो या छत्तीसगढ़ के संस्कृति का मामला हो, चाहे अभी गोबर खरीदी का मसला हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने इन सभी विषयों का विरोध कर अपनी मानसिक दशा का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की जनता के सामने कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने बीजेपी सरकार के दौरान बांग्लादेशी कैंपों में बसे लोगों को दिए गए पट्टों की जांच का काम शुरू किया है। जांच में सामने आया है कि 2011 के दौरान पंखांजुर कैंप में भारी संख्या में पट्टे दिए गए थे, लेकिन सारे के सारे पट्टे फर्जी पाए गए। अब सरकार पट्टी के जरिए दी गई जमीन पर बनाए गए मकानों को गिरा रही है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि सरकार फर्जी पट्टों का आरोप लगाकर उनके मकान गिरा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार उनका पक्ष नहीं सुन रही है। बीजेपी नेताओं की इसकी शिकायत राज्यपाल से की है। वर्ष 2013-14 में फर्जी पट्टा साबित किया जाकर ये कलेक्टर महोदय के न्यायालय से खारिज हो चुका है। भूमि शासकीय वन में दर्ज है। लगभग 6 साल के बाद भी टिकट नहीं हटने पर मेरे न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जाकर पर्याप्त समय जवाब, लिखित जवाब और बयान के बाद आदेश पारित करने के बाद भी फिर से 24 घंटे का समय दिया जा करके ये भूमि से कब्जा हटाया गया। अभी 2 बजे सीधे आके तहसीलदार एवं यहाँ के थानेदार टीआई के द्वारा हमारे घर के मनमानी ढंग से शासन की दबाव और इस क्षेत्र की कुछ नेताओं के दबाव में, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मखानजूर के नगर पंचायत अध्यक्ष रहा, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, और राजनीति प्रेशराइज में मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए, मेरा आर्थिक नुकसान करने के लिए, मेरा मानसिक नुकसान करने के लिए और पार्टी का नुकसान हो, इसके लिए यहाँ का कांग्रेसी लोग इस तरह का नियमन कर रहा है। और जिसपे पूर्णतः मखानजूर के तहसीलदार शेखर मिश्रा इनकी भागीदारी है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में निगमों, मंडलों और आयोगों में नियुक्तियां हुई हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण आयोग गौ सेवा आयोग भी है। इस आयोग के लिए भूपेश सरकार ने बतौर अध्यक्ष पद के तौर पर महंत रामसुंदर दास को जिम्मेदारी दी है। रामसुंदर दास की पहचान छत्तीसगढ़ में संत के तौर पर है और वो दूधाधारी मठ के प्रमुख हैं। महंत रामसुंदर दास ने इस नई जिम्मेदारी को मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आभार जताया। अच्छी बात यह है कि पूरे विश्व का प्रथम यह सरकार है, भूपेश बघेल जी की छत्तीसगढ़ में सरकार, जो गोबर को खरीदने का काम करने जा रही है। और आने वाले हरेली त्यौहार, जिसे हम नांगर त्यौहार के नाम से ही जानते हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों का प्रथम त्यौहार है। उस दिन से गोबर खरीदने का भी काम प्रारंभ हो जाएगा गौधन न्याय योजना के तहत। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बेहद खराब है। सरगुजा में 12 से अधिक ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जो 1 साल से बंद पड़े हैं। वहीं कोरिया जिले में अस्पताल झोपड़ियों में चल रहे हैं। इन्हीं में से एक है सोनहत विकास खंड में आने वाला पलारी डांड का उप स्वास्थ्य केंद्र, जो पिछले कई सालों से झोपड़ियों में चल रहा है। यहाँ अस्पताल के बेड के नाम पर चारपाई है, डॉक्टरों के नाम पर कंपाउंडर हैं। ये हाल तो तब है जब कोरिया जिले में कोरोना की वजह से हालात गंभीर हैं। डीएमओ का कहना है कि पैसा आया था लेकिन अस्पताल नहीं बन पाया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आदिवासियों को बेहतर इलाज मिले तो कैसे मिले। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों का हाल बेहद बुरा है। कुछ इलाकों में स्वास्थ्य केंद्र साल 2 साल से बंद पड़े हैं, वहीं कुछ इलाकों में झोपड़ियों में चल रहे हैं। आलम यह है कि सीमावर्ती इलाकों से ग्रामीण आदिवासी दूसरे राज्यों में अपना इलाज कराने जाते हैं।
मैं आवेश तिवारी, साथी अजय गुप्ता और कैमरामैन प्रकाश के साथ रायपुर, छत्तीसगढ़ से। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां राजधानी लखनऊ में सीएम कार्यालय लोक भवन के गेट संख्या 3 पर अमेठी की 2 महिलाओं ने आत्मदाह की कोशिश की। महिलाएं जमीन से जुड़े किसी मामले में सुनवाई न होने से परेशान थी। महिलाओं का नाम गुड़िया और सोफिया बताया जा रहा है। दोनों को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कौन सा गांव है, फिर से बताइए। जामू सर। ये कहाँ पर है जामू, कौन सा? क्या हुआ था आपके साथ, ये बताइए। तो लोग कुछ लोग गांव में रहते हैं। हाँ, नाम बताइए। अर्जुन नाम है, सुनील राजकरण, राम मिलन। आपका क्या नाम है? मेरा गुड़िया नाम है। गुड़िया, ये बताइए क्या हुआ था आज, क्यों आप विधानसभा पे आई थी? सर हम वहाँ पे कुछ लोग जो मारे थे उसकी FIR मैंने लिखवाया। वो लोग तो दबंग लोगों के पास प्रभावशाली लोग हैं सर, उनके पास चले गए। वो लोग FIR हमको थाने में नहीं लिखने दे रहे थे। एसओ के पास है, वहाँ पुलिस प्रशासन के पास से ही हमको नहीं लिखने दे रहे थे। ये नाली के बारे में लड़ाई हुई थी एक तेली से। हाँ। तो तेली ने बहुत मारा पीटा, 1 महीने से घर छोड़ दिया। कुल जहाँ करे कुल यहाँ बताए, कहीं से सुनवाई नहीं हुई तो आज ये काम कर लिया। ये कहाँ का मामला है? ये है जामू। तो शिकायत करना चाहिए था, आत्मदाह करने तो सर कुल बता दिया, तब भी सुनवाई कहीं से नहीं हुई हमारी। यहाँ लखनऊ हाँ, वो ने लिखा दिया है कि हाफ मर्डर तुम्हारे ऊपर लग गई, 7 साल 10 साल का जेल जाओगी। वही सब सोच के आज ये कर रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को एक दिन के लद्दाख दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने LAC पर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी मौजूद रहे। लेके स्टकना में सैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम सीमा पर दुश्मनों की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारे जवानों ने देशवासियों के सम्मान की रक्षा की। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन भी किसी को हड़पने नहीं दी जाएगी। मामला हल होना चाहिए। लेकिन कहां तक हल होगा, अभी इस संबंध में मैं पूरे कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।